क्या बात है आयशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। इतने दिन से स्कूल में भी नहीं आई, पेपर्स होने वाले हैं और अभी तक तुम कितनी गैर दिलचस्पी दिखा रही हो। अगर ऐसा रहा तो तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब आएगा, रशना ने आयशा से कहा। तो वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फोड़ फोड़ कर रो पड़ी थी। रोशना बुरी तरह से घबरा गई। अरे ये किया हुआ, तुम्हें रो क्यों रही हो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह था कि नहीं है। आखिर आयशा हक को हुआ क्या है? यार, मेरे अबू की तबीयत पिछले दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, घर के हालात भी बहुत ख़राब हैं। तो तुम जानती हो कि घर में अबा के अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है और ऐसे में जो भी पैसे हैं वो उनके इलाज पर खर्च हो रहे हैं। जब मैं स्कूल में आने लगी तो उमा ने मुझे कहा कि अभी तुम ठहर जाओ, हो सकता है कि तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाए। क्यों? रशना ने पूछा। क्योंकि उमा के पास मेरी फीस देने के पैसे नहीं हैं, आयशा ने नज़रें चराते हुए ये बात कही थी। रशना का मना मारे सदमे के खुला रह गया था। आयशा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके मना से ये बात सुनकर रोशना को बहुत अफसोस हुआ था। अल्लाह तुम्हारे अबू को सेहत दे, परेशान मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी दुआ करूंगी उनके लिए। इस दिन जब आयशा घर वापस आई तो बहुत उदास थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में उसका आखिरी दिन है। घर आई तो उमा बहुत परेशान थी, दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। आयशा, तुम दोनों भाइयों के लिए रोटी बना दो, स्कूल से वो आने वाले होंगे। आयशा भी अभी थकी हारी आई थी। हमेशा तो वो जब घर उतती थी तो उम्मी ने खाना तैयार लिखा होता था, उसे वो बहुत कम ही काम के लिए आवाज़ देती थी। ज़्यादातर वो अपने कामों को खुद ही अंजाम देती थी और अब पिछले कुछ दिनों से आयशा ने जैसे किसी जिम्मेदार बेटी का रूप धार लिया था। मगर जो भी था वो छोटी थी, उसकी उम्र इतनी नहीं थी, वो उन नज़ाकतों को, उन बारीकियों को नहीं समझ सकती। कभी कभी झंझला जाती थी, कभी थकने लगते थे और आज कहने लगी कि उम्मी, मैं भी तो थकी हुई हूँ, अभी स्कूल से घर आई हूँ, ऐसे में मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। वो बेजारी से बोली तो समीना को शदीद ताव आ गया। बहुत खूब बेटा, माँ बाप परेशान हैं, बाप की ऐसी हालत है और बेटी माँ का दुख दर्द समझने के बजाय, उसकी जिम्मेदारियाँ बांटने के बजाय काम करने से इनकार कर रही है। अब की बार आयशा शर्मिंदा हो गई। ठीक है, मैं बना देती हूँ। रोटी किचन में आई तो उसकी आंखें भीगी हुई थी, आज बहुत थक गई थी और जब रोटी बना चुकी तो सालन तो था ही नहीं। उम्मी, दोनों भाई किस चीज़ के साथ रोटी खाएंगे? सालन तो नहीं है। वो खाली खुली निगाहों से उसे देखने लगी थी। तुम ऐसा करो कि फ़र्ज में टमाटर पड़े होंगे और प्याज भी मौजूद होगा, तुम टमाटर प्याज का सालन बना दो और अगर इलो पड़े हैं तो वो भी उसमें डाल दो। अलो तो नहीं थे मगर प्याज और टमाटर मौजूद थे। ये सूझकर उनकों में अंसों भरे आए कि उन्हें अब ये खाने को मिलेगा। माँ बाप ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी और अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। समीना सोच रही थी कि वो काम करने के लिए घर से बाहर निकले और अब उसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। रमीज़ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका था, उसे गर्दों का इन्फेक्शन था और उसके साथ साथ म्यादे में भी मसला था, जगर भी खून नहीं बना रहा था। एक वक्त में कितने मसाइल उसके साथ हो गए थे। वो भी तकलीफ़ और दर्द से तड़पता रहता और रोता रहता। समीना से जो हो सकता था उसके लिए कर रही थी। सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर लग गई थी, जेवरात भी बेच दिए थे और अब वो ये सोच कर परेशान हो रही थी वो अब क्या करे। बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, उनकी अखराजात थे, दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबल बनाना था और अब वो उन्हें स्कूल से कैसे उठवा सकते थे। जबकि आयशा की बात अलग थी, वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, दोनों भाइयों से बड़ी थी, कदरे समझदार भी थी और उसका तो पढ़ना इतना ज़रूरी भी नहीं था। अगर 1-2 साल उसके सुकप हो भी जाते तो उसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं था, आगे भी तो उसने चौला चौका ही करना था। यह सोचकर समीना कुछ मुतमईन सी हो गई थी। आयशा, तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे? वो जानती तो थी कि एक ना एक दिन उसे ये सब सुनने को मिलेगा, मगर इतनी जल्दी आसे उम्मीद नहीं थी। उसे स्कूल और सहेलियां सब याद आती रहती थी और वो उनसो बहाती रह जाती। रमीज़ सारा दिन घर में रहता था,
खाने के नाम पर वो महज पानी जैसा दलिया ही उसे दे रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसे लिक्विड दिया जाए, दलिया, यखनी सूप, जबकि वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दलिया भी वो बहुत मुश्किल से उसके लिए लेकर आती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, 8वीं क्लास में थी जब रमीज़ का रिश्ता आ गया था। घर वालों ने सोचा कि रिश्ता अच्छा है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए, तभी उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उससे ब्याह दिया था। और इस उम्र में वो हिनर किया सीखती, वो तो अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। और फिर वो यूं रमीज़ के सिंह रखसत हो गए थे। उसे रखसत करते ही माँ ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। आसे माँ बीमार रहती थी, अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, तभी तो उसने अपनी बेटी की इतनी छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी, यह सोचकर कि कल को अगर उसे कुछ हो गया तो समीना का कौन देखभाल करेगा। और यूं समीना रखसत होकर रमीज़ के साथ इस घर में आ गई थी। अब शादी को 16 साल का अरसा गुजर गया था। रमीज़ ने उसे हर तरह की खुशी दी थी, उसे सुख दिया था, आराम दिया था। और अब जब वो बीमार था, तकलीफ़ में था, तो वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। तब उसने सोचा कि मुझे और तो कुछ नहीं आता, मगर मैं खाना तो अच्छा बना लेती हूँ, बाकी काम भी तो मैं सलीक़े से करती हूँ। ये सोचकर वो आसपास के घरों में काम के लिए आ गई थी। अपने हलिये से, चेहरे महरे से वो काम वाली नहीं लगती थी, मगर ज़रूरतमंद थी, तभी इस खातून ने उसे घर में काम के लिए रख लिया था। पहले ही दिन जब उसने खाना बनाया तो वो खातून हैरान रह गई। तुम्हारे हाथ में तो बहुत अच्छा जायका है। आज की बात पर समीना मुस्करा दी थी। शाम को जब घर उन्ने लगी तो मालकन ने उसके हाथ पे तनख्वाह के साथ साथ खाने का एक डब्बा भी रख दिया था। समीना हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम्हारे हालात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है, और यकीन करो, ये मैं तरस खाकर तुम्हें नहीं दे रही, बल्कि यह तुम्हारे बच्चों के लिए है। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाओगी। तो वो औरत अक्सर ही खाना उसके साथ पीक कर दिया करती थी, और यूं आयशा और उसके भाई अच्छा खाना खाने लगे थे। मगर आयशा को दोबारा स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। रमीज़ की दवाएं भी ख़त्म हो रही थीं और उसकी तकलीफ़ भी बढ़ती जा रही थी। उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी था। अब समीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। उसने अपनी मालकिन से बात की तो कहने लगी कि मैं एक हद तक ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। असल में मेरे अपने शोहर को बिजनेस में नुकसान हुआ है, वरना मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती। समीना उनकी तरफ से मायूस हो गई थी। इस दिन समीना को काम से छुट्टी थी, वो घर पर थी। जब नसीबन उसके पास आई, नसीबन रिश्ते करवाने का काम करती थी। कहाँ रहती हो समीना, आजकल तुम नज़र ही नहीं आती। जब भी तुम्हारे घर में आई हूँ तो आयशा ने बताया कि किसी काम से अम्मी बाहर गई हुई हैं। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें घर में टिकने नहीं देता? नसीबन का अंदाज खोजने वाला था। समीना गहरा सांस लेकर रह गई। क्या बताऊं बहन, कैसे हालात आ गए हैं। जब तक मेरा शोहर सेहतमंद था, अच्छी नौकरी पर था, उसने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी थी, और अब वो बीमार है तो अब घर में फाकों की नौबत आ गई थी। काम करने के लिए मैं साथ वाली कोठी पर जा रही हूँ। ये अच्छा है कि बेगम साहबा बहुत अच्छी हैं, काम काज भी इतना नहीं होता, तनख्वाह भी अच्छी खासी दे रही हैं, और यूँ हम गरीबों का गुजारा चल रहा है। मगर समझ नहीं होता कि रमीज़ की दवाओं का सिलसिला कैसे मुकम्मल होगा, कैसे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। तभी आयशा चाय लेकर आ गई। आयशा अभी अभी नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। लंबा सा फ्राक पहना हुआ था और दोपटा फैला कर किया हुआ था। भेगे बाल खुले थे। उसके बाल अपनी माँ की तरह बहुत लंबे थे। समीना उसके लंबे बालों को बहुत पसंद करती थी, मगर आयशा को हमेशा उनसे चढ़ होती। उम्मी मैं बाल कटवा लूँ, वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ से फरमाइश करती, जानते हुए भी कि समीना कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। नहीं, लड़कियों के लंबे बाल अच्छे लगते हैं, और तुम्हें क्या शौक बाल कटवाने का, पर कटी कबूतरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उन्हीं बालों पर नसीबन की नज़रें टुक कर रह गई थी। तुमने कहीं आयशा की कोई बात चलाई? समीना उनकी बात सुनकर हैरान ही तो रह गई। आयशा महज 15 साल की तो थी, और नसीबा ये कैसी बात कर रही थी। आयशा उसके सामने ही तो पली बड़ी थी, कल की बच्ची थी।
और अभी वो रिश्ते की बात कर रही थी। समीना ने आयशा को वहां से इशारे से हटा दिया, कहने लगी, नसीबा कुछ ख्याल करो, वो बच्ची है, उसके सामने तुम कैसी बातें कर रही हो। समीना तुम्हारी बेटी अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लगती है और है भी बहुत खूबसूरत। अगर तुम चाहो तो उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है और तुम्हारा यह मसला भी हल हो सकता है। अब की बार समीना चौंक पड़ी। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? नसीबा राजदारी से उसके कान में झुकी। मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का बाहर रहता है, उसकी यह डिमांड है कि उसे कम उम्र उन छोई लड़की चाहिए जो 16-17 साल की हो। तो बहुत ही अच्छी बात है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी ना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बेबी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, उम्र का भी इतना बड़ा नहीं है और सबसे अहम बात यह है कि वो शादी के नाम पर एक बहुत बड़ी रकम लड़की के घर वालों को देने पर तैयार है। समीना तो हैरान ही रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रमीज कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। नसीबा कहने लगी कि एक बार रमीज से बात तो कर लो, यूं भी तुम लोग बहुत परेशान हो, तुम लोगों को किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो तुम लोगों की मदद कर सके। अब अगर खुश नसीबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो तुम इनकार मत करो। अभी मैंने उस शख्स के रिश्ते की बात कहीं भी नहीं चलाई, मगर इतना मुझे यकीन है कि जब भी मैं उसका रिश्ता लेकर कहीं भी गई तो कोई भी अपनी बेटी देने से इनकार नहीं करेगा। और यह तो तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती है, जो मैंने तुम्हें सबसे पहले आकर ये बात कही है। अब की बार समीना सोच में पड़ गई। अपने शोहर का इलाज करवाने का उसके पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है नसीबा, मैं रमीज़ से बात करती हूँ, सोच कर बताती हूँ। मगर जब उसने रमीज़ से बात की तो वो भड़क उठा। मेरी बेटी कोई बकाओ माल नहीं है जो उसे किसी उम्र रसीदा उस शख्स के हवाले करके हम पैसा हासिल कर सकें। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। और तुम दोबारा ये बात मत करना। मगर उसी रात रमीज़ की हालत इतनी ज़्यादा बगड़ गई कि समीना को लेने के देने पड़ गए थे। उसके पास जो चंद पैसे घर के अखराजात के लिए रखे हुए थे वो सारे के सारे अस्पताल में लग गए थे और अब वो खाली हाथ बैठकर रो रही थी। और इस वक्त नसीबा भी घर में आ गई। क्या सोचा तुमने फिर? आज का ये कहना ही था कि समीना ने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, कहने लगी कि वो एक नज़र मेरी बेटी को देख ले, अगर उसे पसंद आती है तो मैं ये रिश्ता करने पर तैयार हूँ, मगर मुझे वो रकम पहले चाहिए। समीना बगैर सोचे समझे बोल रही थी। उसका जहन रात डॉक्टर की बात पर अटका हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनका बरोकत ऑपरेशन न किया गया उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगर अब उनकी ज़िंदगी चाहती हैं तो अब को उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब आयशा को पता चला कि उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं और शादी करने का मकसद किया है तो वह हैरत और सदमे से घंग रह गई थी। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो माँ बाप के लिए भाइयों से कम हैसियत रखती है। उमा भाइयों से ज़्यादा प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी, मगर वो उसके बावजूद भी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा होगा। मगर अब उसके साथ ऐसा हो रहा था। छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी करने का घर वालों ने फैसला कर लिया था। और ये शादी करने की वजह क्या थी? ताकि उसकी वजह से उनके हाथ में पैसा आ सके जिससे वो अपनी ज़रूरियात और अपने मसाइल को काबू में पा सके। आयशा जितना रोती कम था। अभी उसकी उम्र पढ़ने की थी, आगे बढ़ने की, पढ़ लिख कर कुछ बनने की थी, मगर वो लोग उसे दुल्हन बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन उसे समीना कहने लगी कि शाम को अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। आयशा उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्यों? अमा और समीना अपनी बात करके नज़रें चराने लगी थी। वो अपनी 15 साला बेटी को क्या बताती कि आज शाम को तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हें देखने खितर रहा है, बल्कि नहीं, बल्कि वो तुम्हें पसंद करने आ रहा है। अगर तुम उसके दिल को भा गए तो वो तुम्हें पसंद कर लेगा, तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। लेकिन अगर तुम उसे पसंद नहीं आई तो वो तुम्हें धुतकार कर चला जाएगा और हमारे पास फिर अपने मसाइल से निपटने का और कोई हल नहीं रहेगा। आयशा ने एक नीले रंग का लिबास पहनने के लिए मुंतखब कर लिया था, मगर इसकी तैयारी से समीना अभी तक मुतमईन नहीं हो पाई थी। उसने खुद आयशा का मेकअप किया और कदरेदार कल्प सटक लगाई, बाल भी खुले छोड़ दिए। आयशा नज़र लग जाने की हद तक
प्यारी लग रही थी। एक पल को समीना के दिल को कुछ हुआ था, वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ क्या करने जा रही थी, मगर फिर उसने अपने आप को ये सोचकर जज्बाती होने से रोक दिया कि वो अपनी बेटी की शादी ही तो करने जा रही है और ये फरेज़ा आज नहीं तो कल सरंजाम देना ही था। अभी वो अगर छोटी थी तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएगी, और लड़कियां तो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होती हैं, जल्दी वह सारी चीज़ों को समझ जाती हैं, सीख भी लेती हैं। वो अपने आप को तावीलें देती जा रही थी। सारी लड़कियां ही अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दे देती आई हैं, और ये दस्तूर हमेशा से चला आया है। शाम को जब वो शख्स आयशा को देखने के लिए आया तो एक पल को समीना का दिल बेकरार हो गया था। वो देखने में एक आवारा किस्म का इंसान लग रहा था, जिसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे, गले में सोने के चेन झोल रही थी, और वो एक टांग पर टांग रखकर समीना को भी बगौर नज़र से देख रहा था। उसके देखने से समीना को ठंडे पसीने उन्हें लगे थे। भला ऐसे शख्स के हवाले वो अपने बेटी को कर सकती थी, जिसके सामने वो खुद को गैर में महफूज समझ रही थी। उसके तासरात नसीबा ने देख लिए। उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी कि ये बहुत अमीर और मोटी असामी है, बहुत दिलवाला है। देखना तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे और तुम्हारे शोहर का इलाज भी ये करवा देगा। समीना मुश्किल से लेबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी कि मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और फिर वह बेदिली के साथ आयशा को अपने साथ कमरे में लेकर आई थी, और उसे देखकर नौवारिद की आंखों में जो चमक नजर आई थी, उसे देखकर समीना नजरें चरा गई थी। उसकी आंखों में होश साफ नाचती हुई नजर उड़ रही थी। अपनी फूल जैसी बच्ची उसके हवाले करने से वो बड़ी तरह से घबरा रही थी, मगर तभी उसके कानों में अपने शोहर के कराहने की, दर्द से चलाने की आवाज़ें सुनी तो उसने अपने उन जज्बात को सहला दिया था, और अब एक एक चीज़ उठाकर खुश दिली से उसके सामने पेश करने लगी। इसका नाम शकील था। वो कई सालों से लंदन में रह रहा था। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं थे। जवानी में उसने शादी की थी, मगर उसका कहना था कि मेरी बेवी बेवफा थी, तभी उसे मैंने तलाक दे दी, और उसके बाद मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेरे दिल को अच्छी लगे, मगर आज तक कोई लड़की मुझे पसंद नहीं आई। अब वो आयशा को चांचती हुई नज़रों से सिर से लेकर पांव तक तोल रहा था, और यह समीना के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने आयशा को वहाँ से हटा दिया था, और कमरे से निकलने के बाद भी शकील की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया था। अब उसने साफ साफ बात करने की ठानी, कहने लगा कि मैं अब की बेटी के साथ आज और अभी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए अब जो कहेंगी मैं वो कीमत अदा करूँगा। उसके मन से यह बात सुनकर समीना नज़र चराने लगी थी। कहने लगी कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शकील कहने लगा कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर बाहर जाना है, अपनी बेवी के कागजात बनवाने हैं, उसे भी साथ लेकर जाना है। ऐसे वक्त बर्बाद हो रहा है, वहाँ पर मेरे कारोबार हैं और मैं ज़्यादा टाइम तक छुट्टियाँ नहीं ले सकता। समीना ने आयशा की शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर अब भी उसको रुखसत कर देना ये बहुत बड़ा फैसला था, जो वो अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं कर सकते थे। मगर शोहर की हालत ऐसी थी कि उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा था। कहने लगी कि ठीक है, मैं आयशा का निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं मजबूर हूँ, जो मैं आपके सामने 10 सवाल दराज कर रही हूँ। मेरे शोहर के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर ये मजबूरी ना होती तो कभी भी मैं आयशा की इतनी जल्दी शादी करने के हक़ में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भी अजब तरह से दुख से बढ़ गया था। उसे अपनी शादी का दिन याद आया, रमीज़ के साथ उसकी जब शादी हुई थी, दोनों कितना खुश थे। और तब समीना खुद इतनी छोटी नहीं थी, वो हर चीज़ को, हर एक बात को समझती थी, मगर आयशा वो तो कल की बच्ची थी। समीना ने तो उसे उस हवाले से अभी तक कुछ बताया ही नहीं था, न उसे समझाया था। शकील ऐसे सोचों में गम देखा तो दोबारा से बोल उठा, अब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब की बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। मैं बहुत चाहत से, बहुत खुशी से उससे ब्याह कर लेकर जा रहा हूँ। फ़क्र मत करें, मैं उसकी बहुत कदर करूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अब की बेटी पैसे में खिलेगी। और ये कहकर उसने एक चेक में बड़ी सी रकम लिखकर समीना के हवाले कर दी। कहने लगा कि उसे अब न सिर्फ अपने शोहर का इलाज करवा सकती है,
बल्कि अपने बाकी मसाइल भी हल कर सकते हैं। आपको बस अपनी बेटी का मुझसे निकाह करना होगा। और यूं आयशा रमीज से आयशा शकील बन गई थी। ये सब कुछ उसके लिए अनोखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपने माँ बाप पर इतना बड़ा बोझ क्यों थी। कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया था। माँ की तरफ शिकायती नज़रों से देखा तो वह नज़रें चरा गई। और अभी तक रमीज ये नहीं जानता था कि उसके घर में क्या हो रहा है। वो अपनी तकलीफ से नढाल था। कमरे में बैठा बड़ी तरह से करा रहा था और आयशा के दोनों छोटे भाई वो भी नासमझी से यह सारी कार्रवाई देख रहे थे। समीना ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो भी अपने बाप से इस बारे में बात नहीं करेंगे। इन दोनों ने भी माँ से वादा कर लिया था। यों भी वो दोनों अपनी माँ से बहुत करीब थे। जो वो कहती थी वो उनके लिए हुक्म का दर्जा होता था। समीना रमीज को लेकर अस्पताल में आ गई थी। डॉक्टर से कहने लगी कि मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, अब मेरे शौहर का जल्द से जल्द ऑपरेशन करें, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। अधर डॉक्टर्स रमीज को ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ आयशा इन दोनों से बहुत दूर जा रही थी। रास्ते में वो बिल्कुल खामोश रही। शकील ने उसकी खामोशी को बड़ी तरह से नोट किया। क्या बात है, इतनी गमसम क्यों हो? क्या बोलती नहीं हो? तुम उसके बाद पर आयशा होश की दुनिया में आई और हरनी जैसी खौफजदा नज़रों से उसे देखा था। जो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। यह सोचकर आयशा को जड़जड़ी से आ गई थी। वो उसे लेकर एक बहुत खूबसूरत घर में आ गया था। ये घर बहुत प्यारा था। आयशा को देखते ही बहुत पसंद आया। वो ऐसे घर को अपने ख्वाबों में देखती थी कि अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ ऐसे खूबसूरत घर में रहे। मगर अब जब वो खुद इस घर की मालकन बनकर आए थे तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ खूबसूरत लगने के बावजूद भी उसे अब खौफ उड़ने लगा था। उसका दिल चाह रहा था यहाँ से दूर भाग जाए। शकील ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा तो उसकी सारी हस्सियात जैसे उस एक हाथ में समट कर आ गई थी। वो उसका हाथ पकड़कर घर में लेकर जा रहा था। घर में मुलाजमों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर अय्या खानसामा से कहने लगा कि खाना लेकर ओ। और फिर एक के बाद एक डिश वो आयशा के सामने रखने लगा। मगर आयशा कुछ भी नहीं खा रही थी। वह उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्या बात है, तुम्हारी भूख क्यों मर गई है? आयशा खामोश रही, उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो खाना खाते हुए कहने लगा कि खाना खा लो वरना तुम्हारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद पर उसके तो रहे सहे अवसान भी खता हो गए। तब शकील हंस पड़ा, कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेने का इरादा नहीं रखता। अब खामोशी से खाना खाओ या मैं तुम अपने हाथ से खिलाऊं। आयशा घबरा गई थी। अब अपनी प्लेट में उसने थोड़े से चावल निकाले और हरासा नज़रों से शकील को देखते हुए खाने लगी थी। फिर वह उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। अलमारी से एक छोटा सा पीकट लेकर आयशा के पास अय्या कहने लगा कि ज़रा ये मुझे पहनकर दिखाओ, देखूं तो तुम कैसे लगती हो। क्या है उसमें? वो अपनी सहमी आवाज़ में बोली तो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। वो उसके गाल को छूते हुए बोला, अब जल्दी से ये पहन कर आ जाओ। आयशा जब वो पीकट खोला तो उसमें एक खूबसूरत से नाइटी थी, मगर वह बहुत बारीक थी। उसे देखकर आयशा बड़ी तरह से घबरा गई थी। ये मैं कैसे पहनूं? मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। वह रो देने को थी। शकील का एक जोरदार कहका बुलंद हुआ था, अरे उसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हें हर हालत में देखने का हक रखता हूँ। तुम जल्दी से ये पहनकर मेरे पास आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसमें कैसी लगती हो। आयशा ये पहनने से बड़ी तरह घबरा रही थी। उसे तो सोचकर ही शर्म आ रही थी कि वो ये लिबास पहनकर इस आदमी के सामने आएगी। तब वो गुस्से से ढाड़ कर बोला कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे बहुत गुस्सा होता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता। तो अब तो वो बिल्कुल सहम के रह गई थी। जल्दी से वो ड्रेसिंग रूम में आई। अपने कपड़े उतार कर जब उसने ये नाइटी पहनी तो आईने में देखकर उसे शर्म की गई थी। उसके जिस्म का अंग अंग उसमें नुमाया हो रहा था। बलाशबा वो बहुत खूबसूरत थी। अपनी उम्र से बड़ी भी लगती थी। जवानी भी उस पर टूट कर बरसी थी और ऐसे में
इस शख्स के सामने जाना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर गुजरी थी जब वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। बाहर निकलो, उसकी गंभीर सी आवाज़ आयशा के कानों से टकराई थी, मगर वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब वो कहने लगा कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, अगर तुम बाहर नहीं निकली तो तुम्हारी मैंने कीमत अदा की है, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर दूंगा, और जो तुम्हारे बाप का इलाज चल रहा है वो रुक जाएगा, और यूं तुम्हारा बाप मौत के मना में चला जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बाप मौत के मना में चला जाए? ये इतने सख्त अल्फाज सुनकर वो रो देने को थी। दरवाज़ा खोलकर जब बाहर आए तो शकील की आंखें उसका हसन देखकर फटी की फटी रह गई थी। कितनी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई थी, और मगर आज तक किसी की खूबसूरती ने उसे उस हद तक घायल नहीं किया था जितना उस छोटी सी लड़की ने किया। और अब शकील आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा मैं नहीं जानता था कि तुम इस लिबास में क़यामत लगोगी, क़यामत। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसके धराधर तस्वीरें लेने लगा। कहने लगा कि ऐसे पोज बनाओ, तब तुम बहुत अच्छे लगोगी। और आयशा को बड़ी तरह शर्म आ रही थी, मगर उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जैसा जैसा वो कहता गया वो करती गई। तभी शकील के नंबर पर कॉल उड़ने लगे और वह खबासत से हंसने लगा था। हाँ, कैसा लगा माल तुम्हें? उसकी बात पर आयशा हैरान रह गई। वो इतने अजीब अंदाज में किस से बात कर रहा था और किस अंदाज में कर रहा था। हाँ, बिल्कुल नया है, अभी तो मैंने खुद भी हाथ नहीं लगाया। इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। देख लो, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। क्या कहा? मैं बगैर हाथ लगाए तुम्हारे हवाले करूं? ठीक है, ऐसा है तो फिर मेरी डिमांड्स भी ज़्यादा हैं और तुम्हें कीमत भी डबल अदा करनी होगी। अब वो हंसने लगा था। ठीक है, फिक्र मत करो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। अब उसने एक गहरी नज़र आयशा पर डाली और फिर उससे खुद में बेंच लिया। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करने लगा। इस सब से आयशा बड़ी तरह घबरा गई थी। वो उसकी गिरफ्त में बड़ी तरह मचली जा रही थी, जबकि उसके हाथ उसके जिस्म पर रेंगते जा रहे थे, जिससे आयशा का खौफ से बुरा हाल हो गया था। फिर उसने एक झटके से आयशा को खुद से दूर कर दिया। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। वो आंखों में होश लिए बोला, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने का, मगर क्या करूँगी, मजबूरी है। सौदेबाजी में धोखाधड़ी नहीं चलती। अगर मैं अपने बात से मकर जाऊंगा, मैं धोखा करूंगा, तो फिर मेरे साथ डील कौन करेगा, मेरे साथ काम कौन करेगा? वो अजीब बहके बहके अंदाज में बोल रहा था। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है। फिर वो उसे सिर से लेकर पांव तक नज़रों से तोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। आयशा ने जल्दी से अपने कपड़े पहने। अब वह बेड पर बैठकर फोट फोट कर रो पड़ी थी। यह उसके साथ क्या हो रहा था? इस दिन के बाद आयशा की शकील के साथ खाने की टेबल पर ही मुलाकात हुई थी। वो इससे भरपूर नज़र से देखता और मुस्कुराकर नज़रों का जाविया बदल लेता। फ़ोन पर किसी से अजीब से अंदाज में बात करता, तुम कब आ रहे हो? अपनी इमानत लेने के लिए जल्दी हो जाओ, मैं बहुत बेसब्रा हो रहा हूँ। अपनी आँखों के सामने उसे देखकर उसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। यह सब वो आयशा को टटोलने वाली नज़रों से देखते बोलता तो वो खुद में समट कर रह जाती। एक दिन वो आयशा को लेकर एक पार्लर में की गया था। उसके बाल जदीद अंदाज में त्राश खराश करवाए थे, चेहरे पर भी फशल और न जाने किया कुछ करवाया था। बालों का कलर भी चेंज हो गया था और अब आयशा बिल्कुल नए रंग रूप में सामने थी। उसकी भनवें भी बारीक अंदाज में तराश दी गई थी, जिससे उसका चेहरा बहुत हद तक बदला सा लगने लगा था और पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। शकील उसे देख कर कहने लगा कि तुम क़यामत हो, तुम मेरे सारे नुकसानों का अजाला कर दोगी। मुझे यकीन है कि आज तक मैंने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से हासिल कर लूँगा। तब उसे देखती रह जाती। उसकी कोई बात भी आयशा को समझ नहीं आती थी और उसे इस शख्स से डर लगता था। वह उससे बात करने से भी घबराती थी। रमीज़ का ऑपरेशन भी कामयाब हो गया था। वो पहले से बहुत बेहतर हो गया था।
अब जब वह घर आया तो घर उतते ही उसने आयशा के बारे में पूछा। समीना आयशा को बुलाकर लाओ, मेरे पास कितना टाइम हो गया है। मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, उससे मिला नहीं हूँ, हॉस्पिटल में भी तो मुझसे नहीं लेकर आई, यही कहती रही कि वो घर में है और छोटे भाइयों के पास है। अब तुम उसे बुला लो, उसे देखने को जैसे मेरी आंखें तुरस गई हैं। उसके लहजे में बाप जैसी मोहब्बत और शफकत बोल रही थी और समीना बड़ी तरह से घबरा गई कि वो अब क्या कहीं, कैसे रमीज को बताए कि वो आयशा की शादी कर चुकी है और वो अपने शोहर के साथ अपने घर में मौजूद है। वो उसे टालती रही, कभी कहती कि आयशा सो रही है, कभी कहती कि अपनी सहेली के घर है, कभी कहती कि स्कूल में गई है। और फिर एक दिन रमीज बड़ी तरह से झंझला गया। मुझे सच सच बताओ समीना के आयशा कहाँ है? तुम क्यों उसे मेरे सामने नहीं लेकर आ रही? आखिर बात क्या है, कहाँ है आयशा? अब रमीज खुद चलने फिरने के काबिल हो गया था और अब वो घर में आयशा को ढूंढने लगा था। पूरा घर छान मारा मगर आयशा कहीं भी नहीं थी। अब वो जंजलाए हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। मुझे सच बताओगी तुम कहाँ है? वो गुस्से से बोला। तो अब समीना ने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। यूं भी अब झूठ बोलकर काम नहीं चला सकती थी वो, और न ही रमीज उसके किसी झूठ पर अब यकीन कर रहा था। कहने लगी कि डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम बच नहीं सकते। और तुम्हारी वजह से मैंने आयशा की शादी कर दी। उसके शोहर ने जो रकम दी उसी से मैंने तुम्हारे इलाज करवाया। मैंने किसी से उधार नहीं लिया, ये मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब उसका ये कहना ही था कि रमीज गुस्से से चलाने लगा। तुमने क्या किया, क्यों किया? मेरी बेटी के साथ ऐसा, वो कल की बच्ची है और तुमने उसकी शादी कर दी सिर्फ पैसों के लिए, मेरी जान बचाने के लिए। अरे बाप तो अपनी औलाद पर कुर्बान हो जाते हैं, उनकी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तुमने मेरी जिंदगी पर, अपनी खुशियों पर अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। कैसी औरत हो तुम? अब समीना बड़ी तरह से रोने लगी। मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्या करती मैं? आपके कंपनी वालों ने भी साफ कह दिया था कि वो मजीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, मगर जब अब ठीक होकर अगे तो वो दोबारा आपको नौकरी पर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब लोगों ने तो मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ दिया। कोई उद्धार के नाम पर भी पैसे देने को तैयार नहीं था। सब लोग मुश्किल वक्त देखकर साथ छोड़कर चले गए थे। अब ये बताओ कि मैं क्या करती? तुम्हारा इलाज तो करवाना था, क्या तुम्हें आसानी से मौत के हवाले कर देती? कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है? मगर कोई भी औरत ऐसा भी नहीं कर सकती जैसा तुमने किया है। अपनी बेटी को बेच दिया, छोटी सी उम्र में उसे ब्याह दिया। मुझे बताओ कि कहाँ है उसका घर, कहाँ रहता है उसका शोहर? अब की बार समीना खामोश हो गई। उसने तो जल्दी जल्दी में शकील से उसके घर का एड्रेस का पूछा ही नहीं था। कहने लगी कि मैं नसीबन से पूछती हूँ। क्या मतलब समीना? नसीबन से पूछती हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि शकील के घर का एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है? वो तुमने अपनी बेटी बया दी, इतने दिन हो गए इस बात को, और अभी तक तुम उससे मिलने नहीं गई, तुम उसे देखने के लिए भी नहीं गई, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ है, उसके शोहर ने उसके साथ क्या सलूक किया है। समीना खामोश हो गई थी। कहने लगी कि मैं अब के साथ मसरूफ़ थी, मेरा ध्यान हर वक्त उसकी तरफ रहता था। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उससे बात करूं, उसे मिलने के लिए जा सकूं। अब मैं नसीबन से पूछती हूं। मगर उमीज़ तो बड़ी तरह से रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा भी हो सकता है और उसकी सगी माँ उसका सौदा करेगी। समीना, मैं तुम्हें उतना बेवकूफ़ नहीं समझता था। उसका मिलाल किसी तरह से कम होने में नहीं ये रहा था। और फिर समीना ने जब नसीबन से शकील के बारे में पूछा तो वो भी आईं बाईं शाएं करने लगी। अरे ये तो तुम्हारा काम था, वो तुम्हारा दामाद है और तुम मुझसे उसके पत्ते के बारे में पूछती। मुझे तो बस इलाके का नाम पता है, कहाँ पे रहता है। मेरी तो उससे जब भी बात हुई है, उसने मुझे होटल में बुलाया था, एक अच्छा सा खाना खुलाकर उसने मुझे कहा कि मैं उसके रिश्ते के लिए लड़की देखूं, और वह बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। अब ये तो तुम्हारा काम बनता था कि तुम उसका घर बार देखती। अब नसीबा भी साफ मकर गई थी। समीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। शकील का फ़ोन नंबर तो था, मगर वह नंबर
मुसलसल बंद जा रहा था और रमीज भी इस पर बड़ी तरह से गुस्सा कर रहा था। एक दिन कहने लगा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ, मगर नसीबा ने इस बात से रोक दिया। वो बहुत दौलतमंद है, ऐसा ना हो कि इस बात पर उसे गुस्सा आ जाए और वो कुछ अलटा सीधा कर दे। ऐसा करना सही नहीं रहेगा। मैं किसी तरह से पता करती हूँ, मगर इन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक सुनाई देने लगी। वह दोनों हड़बड़ा कर आठ बैठे। इस वक्त कौन? अज्ञा समीना बाहर निकलने लगी तो रमीज़ करने लगा कि तुम रको, में देखता हूँ बाहर कौन है। ऐसे लग रहा था जैसे वो जो कोई भी है बहुत जल्दी में है। अगर दरवाज़ा खोला ना गया तो वो तोड़ देगा। रमीज़ करने लगा, कौन है? फिर जो बाहर से आवाज़ सुनाई दी उसे सुनकर रमीज़ को लगा कि मैं उसके जिस्म में नई जिंदगी की लहर डोर गई हो। दरवाज़ा खोला तो सामने आयशा थी। वो भागते हुए घर में दाखिल हुई और अपने बाप से बड़ी तरह से लपट गई। रोते हुए कहने लगी कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे लेकर कमरे में उसा हुए। बाबा हाल नितौद, क्या हुआ आयशा? सब ठीक तो है? मगर आयशा बड़ी तरह से रो रही थी। वो कुछ भी नहीं बता रही थी और फिर रोते रोते बेहोश हो गई थी। रमीज़ और समीना का परेशानी के मारे बड़ा हाल हो गया था। आधी रात को आयशा का घर उन्ना और यूं रोते रोते बेहोश हो जाना, ये सब मामूली बात नहीं थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी सदमे की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी से होश में आ जाएगी। सुबह के करीब जाकर आयशा को होश आया था और वो अपनी माँ को देखकर उसे लपट गई। अब मुझे किसी के हवाले मत करना माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो शख्स बहुत बड़ा है, बहुत गंदा है। रमीज़ ने समीना को इशारे से कह दिया कि तुम आयशा से अभी इस बारे में कोई बात ना करो। जब उसके हवास बेहतर होंगे तो वो बता देगी उसके साथ क्या हुआ है। उन्हें ये भी खौफ था कि अगर उसका शौहर अज्ञा तो उसे कैसे रोक पाएंगे कि वह उनकी बेटी को अपने साथ ज़बरदस्ती न लेकर जाए। मगर खैरियत रही कि उसका शौहर भी नहीं या ना ही उसका कुछ पता था। अब रमीज़ की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। अब उसने अपने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। समीना खुदा का शुक्र अदा करते नहीं तहक रही थी कि उसका शौहर अब ठीक हो गया था और वो अपना काम काज करने के, अपने फैमिली के अखराजात उठाने के काबिल हो गया था। मगर उसे आयशा की परेशानी थी, जिए वो गम सम होकर रह गई थी। उसके शौहर ने भी दोबारा पलट कर खबर नहीं ली थी, न जाने क्या वजह थी। और फिर एक दिन टीवी देखते हुए समीना ने एक न्यूज़ चैनल लगाया। वहाँ पर एक मुजरिम को दिखाया जा रहा था जिसे देखकर समीना ठिठक कर रह गई थी। उसे शक गुजरा कि ये शकील है। न्यूज़ में बता रहे थे कि ये वो शख्स है जो लड़कियों की संगलंग करता है, मगर इसके खिलाफ पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं था। मगर एक दिन रंगे हाथों एक दिन पकड़ा गया। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने उसे फांसी की सज़ा दी थी और ये खबर देखकर जहां समीना हैरान रह गई, आयशा भी देखकर बड़ी तरह से रोने लगी, चलाने लगी। तब समीना ने बहुत मुश्किल से काबू किया। आप रोते हुए कहने लगी कि यही वो शख्स जिसके मुझे अपने हवाले किया था, यह एक स्मगलर है, लड़कियों को बेचने का काम करता है। मुझे भी बेचना चाह रहा था। मेरे साथ भी उसने इसलिए शादी की थी ताकि ये मुझे बेचकर मेरी कीमत वसूल कर सके। मगर जिस दिन उसने मुझे भेजना था, इस दिन उसने मुझे एक बहुत बड़े पार्लर से तैयार करवाया था और मुझे बहुत कीमती लिबास लेकर दिया था और फिर मुझे एक पार्टी में लेकर गया। और तब वो शख्स जिसके हवाले मुझे शकील ने किया था, वो मुझे लेकर एक कमरे में गया, मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। वहाँ पर एक साइड टेबल पर गलदान पड़ा हुआ था। जो मैंने उस शख्स को मारा उसके सर पर जा लगा। मैं कमरे से बाहर निकली तो वहाँ पर हर तरफ शोर मचा हुआ था। पुलिस थी और कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शुक्र था कि मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। मैं वहाँ से बचते बचाते निकल कर बाहर आ गए। रोड पर आई तो वहाँ पर एक रक्षा खड़ा था। वो एक बुजुर्ग आदमी था। मैंने उससे रोते हुए कहा कि मुझे मेरे घर लेकर जाओ, मेरे माँ बाप मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। इस आदमी को मुझ पर तरस आ गया।
फिर वो मुझे लेकर घर के पास छोड़कर चला गया। अगर इस दिन वहां पर पुलिस ना होती तो ना जाने किया होता, वो लोग मुझे नोच नोच कर खा जाते। आयशा ने आज कितनी दिनों के बाद अपनी जुबान खोली थी और खुद पर बीती हुई दास्तान बताई तो समीना की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने अपनी बेटी को खुद में भींच लिया। अब तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, ये सब मेरी वजह से हुआ। परेशानी में मुझे कुछ समझ नहीं उठ रहा था, मैं क्या करूं। और फिर जो मुझे बेहतर लगा मैं वो करती गई। बहुत वक्त लग रहा था आयशा को जिंदगी की तरफ वापस होने में। उसकी पढ़ाई का 1 साल ज़ाया हो गया था। उसे फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। कहती कि मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता, मुझे कुछ भी याद नहीं होता। मगर समीना उससे कहती कि जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे खुद से नफरत महसूस होती है कि मैंने खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, तुम वो सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती। वह आहिस्ता 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 ज़िंदगी की तरफ वापस उन्हें लगी थी। बहुत मुश्किल से वह दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हुई थी। फिर वो बाकी चीज़ों को भूलने लगी थी। अब उसे वह खौफनाक रात भी भूलने लगी थी और वो भयानक दिन भी जो उसने उस घर में उस शख्स के साथ गुजारे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ वापस उन्हें लगी थी और फिर दिन बीतते चले गए। रमीज़ की जॉब में तरक्की हो गई थी। उन्होंने वो घर छोड़कर एक अच्छे इलाके में घर ले लिया था। शकील को फांसी हो गई थी। अब इन लोगों को इस चीज़ का भी कोई डर नहीं था कि कभी शक्ल वापस आकर आयशा पर अपना हक जता सकेगा या उसके साथ वो किसी कस्म की कोई ज़बरदस्ती कर सकेगा, क्योंकि जिससे उन्हें ख़तरा था वो अब इस दुनिया से चला गया था और यूँ आयशा उससे आज़ाद हो गई थी। मगर इस खौफ से आज़ाद होने में उसे कुछ वक्त लगना था। वो कॉलेज में थी, नया माहौल, नई दोस्तें, जो उसके जहन से वो खौफ निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। समीना ने उसकी काउंसलिंग करवानी भी शुरू कर दी थी और फिर कुछ डॉक्टर्स की मेहनत और कुछ माँ बाप की मोहब्बत और तोजा ने आयशा को वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ माइल कर लिया था। वो भी अब बाकी लड़कियों की तरह हंसने बोलने लगी थी, खुशी से भरपूर ज़िंदगी गुजारने लगी थी। आयशा उठते बैठते अपने माँ बाप को ये कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपना करियर बनाऊँगी, अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी और अब लोग मुझे उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तब रमीज़ जताती हुई नज़रों से समीना को देखता तो नज़रें चराने लगी। रमेर उसे कहते कि जो मेरी बेटी कहेगी वैसा ही होगा, हम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अपने माँ बाप पर एतबार करके देखो, अब तो मैं ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं होगी। बस दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। बाप का साया अगर सिर पर सलामत हो तो औलाद को सारी तपती धूप से बचा कर रखता है।